बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में हमने लास्ट क्लास में फोटोसिंथेसिस मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया था। आपने देखा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, और फिर आपने उसकी दो फेसेस पढ़ी, काफ़ी डिटेल्स में हमने पढ़ी वो फेसेस। पहली होती है जी लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। दोनों रिएक्शंस को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमने उन पौधों की भी बात करी, ये थी जी वो लास्ट टॉपिक। उन पौधों की भी बात करी जिन जो हॉट एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, उनको हम C4 प्लांट कहते हैं, क्योंकि उनका जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें कुछ इजाफी स्टेप्स होते हैं, और पहला कंपाउंड जो तैयार हो रहा होता है वो एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। तो उनके फोटोसिंथेसिस को हम C4 फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और उन पौधों को जो ये वाला फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको हम कहते हैं C4 प्लांट। क्या रीजन होते हैं इसके पीछे और किस तरीके से किया जाता है, ये सारी मैंने डिटेल में बता दिया। तो उसके बाद कैम को भी हमने पढ़ा था। कुछ पौधे जो है वो C4 फोटोसिंथेसिस को नहीं अपनाते, बल्कि कुछ और प्रोसेस करते हैं जिसको आप कैम कहते हो। कैम में क्या किया जाता है वो भी हमने काफ़ी डिटेल में बात कर ली थी। तो फोटोसिंथेसिस जो टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हमारा ख़त्म हो जाता है। अब हमने बात करनी है एक और मेटाबॉलिक रिएक्शन पाया जाता है बॉडी में, उसकी रेस्पायरेशन। ठीक है, आज हमने इसकी स्टार्ट करना है जी। रिस्पायरेशन को भी काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, रिस्पायरेशन भी पहली बात है, जैसे फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है जी। एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और पानी, ये दो चीज़ें आपकी कंबाइन होती है। किस किस की मौजूदगी में? एक तो लाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। ठीक है जी। और आपके पास जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं वो क्या होता है जी? C6H12O6, साथ साथ ऑक्सीजन गैस तैयार होती है। इस रिएक्शन को आप कहते हो फोटोसिंथेसिस। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस भी कहलाता है, यानी कि मेटाबॉलिक के दो प्रोसेस होते हैं, एक कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक। तो इसको हम एनाबॉलिक भी कहते हैं, क्योंकि एनाबॉलिक ऐसे ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है, ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें कोई बड़ा कंपाउंड तैयार हो। ठीक है, आप इसमें देख रहे हैं एक बड़ा कंपाउंड तैयार हो रहा है C6H12O6, तो इसको आपने एनाबॉलिक रिएक्शन कहा है। और दूसरी बात, ये यूनिवर्सली तमाम ऑर्गेनिजम्स में ये वाला रिएक्शन नहीं पाया जाता। ये सिर्फ आपको ग्रीन प्लांट्स और इसी तरीके से जो ग्रीन एल्गीज होते हैं उनमें आपको ये मिलेगा बस। ये वाला जो रिएक्शन होता है ये एनिमल्स में नहीं होता, ये फंगस में नहीं होता। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल नहीं है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन एल्गीज में हो रहा होता है। अब इस फोटोसिंथेसिस के अलावा अब हम जो दूसरे रिएक्शन को पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो कहलाता है रिस्पायरेशन। देखिए, रिस्पायरेशन से तो मुराद आप अक्सर ये लेते हो कि जी रिस्पायरेशन क्या होता है कि वो जो हम सांस लेते हैं अपनी नाक के ज़रिए, कुछ हवा अपनी जिस्म के अंदर ले जाते हैं, लंग्स तक जाती है, फिर उस हवा में से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे खून में ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी हवा में शामिल हो जाती है, फिर उस हवा को हम बाहर निकाल लेते हैं। यानी ये जो हम डेली बेसिस पे ये जो सांस ले रहे हैं, सांस लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, इनहेलेशन एक्सीलेशन, हम इसको रिस्पायरेशन समझ रहे होते हैं। बट दिस इज नॉट रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन एक अलग चीज़ है, उसको तो हम प्रॉपर नाम कहेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, मैं ये रिस्पायरेशन जो है इसको भी ब्रीफ करूंगा, लेकिन हम पहले सेलुलर रिस्पायरेशन की बात करते हैं। ठीक है, पहले हम असल असल रिस्पायरेशन से असल बात क्या मुराद है उसकी हम बात करते हैं। तो असल में हम रिस्पायरेशन को सेलुलर रिस्पायरेशन कह रहे होते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन है क्या? ये जो अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार हुआ है ना, C6H12O6, ये प्लांट के अंदर तैयार हुआ है फोटोसिंथेसिस की मदद से, जो आपने पढ़ा है कैसे होता है। ठीक है, तो पौधे क्या करते हैं जी? एक प्रोसेस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, जिसके नतीजे में एक मॉलिक्यूल तैयार हो रहा है, ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज के साथ क्या होता है ये मैंने आपको ब्रीफ किया है शुरू के अंदर, कि प्लांट जो है क्या करेंगे, इसके साथ बहुत सारा मामला कर सकते हैं। या तो प्लांट जो है इनके साथ मजीद ग्लूकोज को ऐड करेंगे, ग्लूकोज को मजीद ऐड करेंगे जी, फर्दर ग्लूकोज ऐड होंगे और ये चेन तैयार हो जाएगी, और उसको हम कहते हैं स्टार्च। स्टार्च की चेन बन जाएगी या सेल्यूलोज की चेन बन जाएगी। ठीक है, और इस फॉर्म में आपकी ये जो शुगर है इसको फिर प्लांट स्टोर कर लेता है। तो एक तो ये कंपाउंड बना लेगा प्लांट। ठीक है, बहुत सारी ग्लूकोज की चेन, आपस में बहुत सारे ग्लूकोज को मिला के एक लंबी चेन तैयार कर देगा, स्टार्च सेल्यूलोज।
सेल्यूलोज को वो सेल वॉल में स्टोर कर लेता है, जबकि स्टार्च को वो अपने रूट्स वगैरह में स्टोर कर लेता है। तो ये स्टोरेज फॉर्म हो गई ग्लूकोज की। जब जरूरत पड़ेगी इस स्टार्च को तोड़ के इसमें से ग्लूकोज निकाल लेगा। या फिर पौधा क्या करेगा जी, इसके साथ नाइट्रोजन को मिला देता है और जो कंपाउंड तैयार होगा वो आपके पास हो जाएगा प्रोटीन, अमाइनो एसिड होंगे और अमाइनो एसिड से फिर प्रोटीन तैयार हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ग्लूकोज को बाज दफा पौधा जो है उनके कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिला मिलू के लिपिड्स को भी तैयार कर लेता है। तो पौधे ने सबसे पहले तो एक बेसिक कंपाउंड बना लिया फोटोसिंथेसिस के जरिए, कौन सा, ग्लूकोज। अब जब ये ग्लूकोज तैयार हो जाता है तो इसके साथ तीन ऑप्शंस करता है, या तो स्टार्च में कन्वर्ट कर देगा, सेल्यूलोज में कन्वर्ट कर देगा, या इसमें नाइट्रोजन डाल के इसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा, या इसको लिपिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद इन पौधों को खा जाते हैं एनिमल्स। एनिमल्स खा जाते हैं इन पौधों को। ठीक है जी, अब उसमें भी हमने पढ़ा है कि डायरेक्ट जो पौधों को खा रहा होता है एनिमल, उसको आप क्या कहते हो, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। फिर कुछ ऐसे और एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को नहीं खाते, डायरेक्ट किसी एनिमल को खा रहे होते हैं, तो उसको हम जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। बहरहाल एनिमल्स जो है वो इनको खा के अपने अंदर ये कंपाउंड्स ला रहे होते हैं। ठीक है, तो जब एनिमल्स इन पौधों को खा लेगा, मिसाल के तौर पर हम हर्बीवोरस की बात करें तो हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ पौधे खा रहे होते हैं, हर्बीवोरस। ठीक है, तो हर्बीवोरस जो है वो क्या है, ऐसे एनिमल्स जो कि पौधे खाते हैं, गाय बकरी वगैरह। तो जब ये पौधा हर्बीवोरस खा जाएगा तो ये जो पौधे के अंदर ये जो कंपाउंड्स है ना, लिपिड्स, प्रोटीन्स, स्टार्च, सेल्यूलोज, अब ये किस में आ गए, ये हर्बीवोरस में आ जाते हैं। तो हर्बीवोरस के पास स्टार्च भी आ गया, हर्बीवोरस के पास जो है वो सेल्यूलोज भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया और लिपिड्स भी आ गया वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर इन हर्बीवोरस को कार्निवोरस खा लेंगे। कार्निवोर्स खाते हैं तो कार्निवोर्स के पास भी ये सारे कंपाउंड्स उनके अंदर वो उनके बॉडीज में चले जाते हैं। ठीक है जी, ये सारे कंपाउंड्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में बस फिर शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। पौधे को खाएगा हर्बीवोरस तो ये कंपाउंड्स उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, हर्बीवोरस को खाएगा कार्निवोरस तो ये उनमें चले जाएंगे, कार्निवोरस जो है मर जाते हैं तो फिर बैक्टीरिया वगैरह इनको तोड़ के इनको यूटिलाइज करते हैं। ये सब तो हमने पहले पढ़ा है, स्टार्टिंग में पढ़ा है। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये ऑर्गेनिजम्स इन कंपाउंड के पीछे भाग कर रहे क्यों हैं? क्यों पौधा इन कंपाउंड्स को तैयार कर रहा है? क्यों हर्बीवोरस एनी प्लांट्स को खा के इन कंपाउंड्स को अपनी बॉडी के अंदर ला रहा है? क्यों कार्निवोरस हर्बीवोरस को खा के इन कंपाउंड्स को अपने अंदर ला रहा है? इसकी वजह है जी एनर्जी। बताया था ये बात, इन कंपाउंड्स में एनर्जी स्टोर है। अगर आप ग्लूकोज की बात करो तो हमने देखा है फोटोसिंथेसिस के दौरान जिस तरीके से ग्लूकोज तैयार हुआ है, तो इस ग्लूकोज के बॉन्ड में एनर्जी स्टोर हो गई है। अगर आप लिपिड्स की बात करो तो लिपिड्स दर हकीकत बहुत बड़ा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो गया, इसमें भी एनर्जी है। अगर आप प्रोटीन की बात करो तो इसके अंदर भी ये भी ग्लूकोज से तैयार हुआ है, नाइट्रोजन शामिल है, इसमें भी एनर्जी है। तो इन कंपाउंड्स में एनर्जी है। ठीक है, इन कंपाउंड्स में लिपिड्स में एनर्जी है, प्रोटीन्स में एनर्जी है, स्टार्च सेलुलोज में एनर्जीज है। एनर्जी की वजह से खा रहे हैं, एनर्जी की वजह से हर्बीवोरस इन कंपाउंड्स को अपनी बॉडी में लाता है क्योंकि उसको भी एनर्जी की ज़रूरत है। कार्निवोरस अपनी बॉडी के अंदर इन कंपाउंड्स को क्यों ला रहा है? क्योंकि उनको भी इन कंपाउंड्स में से एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये तो सवाल हो गया जी कि क्यों हमारे ये जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये इन कंपाउंड्स के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि इसका सिंपल सा जवाब है कि पौधे ने ये कंपाउंड्स बनाए हैं ताकि उसको एनर्जी मिले, एनिमल्स ने ये कंपाउंड खाए हैं ताकि ये कंपाउंड्स, एनर्जी रिच कंपाउंड्स उसकी बॉडी में आ जाए और वो एनर्जी ले। चले जी आगे बढ़ते हैं। अब पौधे ने भी ये सारे कंपाउंड्स बना लिए, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह। एनिमल्स ने पौधों को खा के ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह है ये सब अपनी बॉडी में ले आए, ये सारे अब ये एनिमल्स के अंदर चले गए। तो अब ये जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सारी वही ग्लूकोज, स्टार्च वगैरह ये हो गई, प्रोटीन आपको पता है, लिपिड्स आपको पता है। अब ये कंपाउंड्स जो हैं ये तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुंतकिल हो गए। पौधों ने तो खुद बना लिए, जबकि एनिमल्स ने पौधों को खा के ये हासिल कर लिया। अब इनको हासिल करने की वजह क्या है? टू ऑब्टेन एनर्जी। इनको लेने का मकसद क्या है? एनर्जी हासिल करना है। अब इनमें से एनर्जी जो निकाली जाएगी, जिस प्रोसेस के जरिए इन कंपाउंड्स में से एनर्जी निकाली जाती है, उस प्रोसेस को आप कह रहे हो तो रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पायरेशन क्या होगा कि आपकी बॉडी में ये जो कंपाउंड्स आए हैं इनको तोड़ा जाएगा, ब्रेक किया जाएगा इन कंपाउंड्स को। वाई?
टू रिलीज एनर्जी, इनमें से एनर्जी को निकाला जा सके। इस प्रोसेस को, इस कंपाउंड ब्रेकिंग प्रोसेस को, एनर्जी निकालने के प्रोसेस को आप कह रहे होते हो सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है कि ये जो प्लांट्स ने ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स तैयार किए, ये जो एनिमल्स ने पौधों को खा के कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स हासिल किए हैं, इन कंपाउंड्स को तोड़ा जाता है, इन कंपाउंड्स को ब्रेक किया जाएगा ताकि इनके अंदर स्टोर हुई हुई एनर्जी, स्टोर हुई हुई केमिकल एनर्जी रिलीज की जा सके, और उस एनर्जी की मदद से फिर ऑर्गेनिज्म अपना तमाम काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया। एक तो बात है कि ये जो आपके आपके एनिमल्स हैं, इन्होंने ये मॉलिक्यूल्स को अपने पास ट्रांसफ़र कर लिया या बना लिया, क्यों? टू ऑब्टेन एनर्जी। और सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी। आपने ये जो फूड मॉलिक्यूल्स हासिल किए हैं या बनाए हैं, पौधों ने बनाए हैं, एनिमल्स ने हासिल किए, तो इन फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाएगा, क्यों? टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी हासिल करने के लिए। और फिर उस एनर्जी से क्या करेगा ऑर्गेनिज्म? एनर्जी से अपने तमाम काम करेगा, सेल रिप्रोडक्शन करेगा, सेल्स मेंटेन करेगा, सेल डिफ्रेंशिएशन करेगा, फंक्शंस परफॉर्म करेगा, तमाम बॉडी के जो फंक्शन है वो इस एनर्जी से करे जाएंगे। ठीक है जी, तो सेलुलर रिस्पायरेशन तो आई होप समझ में आ गया होगा कि आपके प्लांट्स ने जो फूड मॉलिक्यूल्स तैयार किए हैं, एनिमल्स ने जो फूड मॉलिक्यूल्स हासिल किए हैं, अब उनको तोड़ने की बारी है। अब उनको तोड़ा जाएगा ताकि उनके अंदर स्टोर हुई एनर्जी रिलीज हो जाए। अच्छा, अब दूसरी बात, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस एक यूनिवर्सल प्रोसेस नहीं है, वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में हो रहा है, वो सिर्फ एल्गीज में हो रहा है, फंगस में नहीं होता, एनिमल्स में नहीं होता। बट दिस सेलुलर रिस्पायरेशन इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। ये तमाम ऑर्गेनिजम्स में होगा, ये पौधों में भी होगा, फंगस में भी होगा, एल्गीज में भी होगा, प्लांट्स में भी होगा, एनिमल्स में भी होगा, सब में होगा। वाई? बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी। सबको एनर्जी चाहिए, तभी तो सबों ने हासिल किया है। सबको चाहिए, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे फंगस हो, चाहे बैक्टीरिया हो सबको एनर्जी चाहिए। लिहाजा सारे ऑर्गेनिजम्स इन फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़कर इनमें से एनर्जी निकालते हैं, यानी रिस्पायरेशन करते हैं। तो जिन्होंने खाना फोटोसिंथेसिस के जरिए खुद बनाया है, तो वो इस खाने को तोड़कर एनर्जी हासिल कर लेंगे। जो फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, वो प्लांट्स एनिमल्स को खा के ये मॉलिक्यूल्स हासिल कर लेंगे। और अव्वल और आखिर तमाम ऑर्गेनिजम्स ने ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस करके इन फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ के उसमें से एनर्जी निकालनी होगी। वो निकालेंगे, अपनी परफॉर्म करेंगे। जो शख्स, जो ऑर्गेनिज्म ये रिस्पायरेशन नहीं करेगा, वो मर जाएगा। एक ऑर्गेनिज्म है, उसने ये पौधों को खा के, एक एनिमल है, लेट्स सपोज एक एनिमल है, और उसने इन पौधों को खा के अपने अंदर ऐड कर दिया कार्बोहाइड्रेट भी, ऐड कर दिया प्रोटीन भी, ऐड कर दिया लिपिड भी। लेकिन हम कहते हैं जी कि ये रिस्पायरेशन नहीं कर रहा। इट मीन्स कि आपका ये एनिमल ना कार्बोहाइड्रेट तोड़ेगा, ना प्रोटीन तोड़ेगा, ना लिपिड तोड़ेगा। तो अगर वो रिस्पायरेशन नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। और किसी भी मशीन को अगर आप एनर्जी नहीं दोगे, वो काम करना बंद कर देगी। तो अगर आपने इस एनिमल को एनर्जी देना बंद कर दी, इट विल डेड, ये मर जाएगा, ये काम करना बंद कर देगा। तो इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। अब आते हैं जी, ये होता कैसे, हाउ इट इज़ परफॉर्म। ठीक है, इसकी तरफ आते हैं। अच्छा, अब हमने बात की कि 3 किस्म के कंपाउंड्स आ रहे हैं बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। ये 3 किस्म के कंपाउंड्स आ रहे हैं। बहरहाल आगे वाला चैप्टर जो आएगा न्यूट्रिशन, उसमें हम इनकी तरह और डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा नो हाउ मैं आपको भी दे देता हूँ। हमारे पास ये जो कार्बोहाइड्रेट होती है, हम जानते हैं जी कि ये बहुत बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, जिनको अगर आप देखा जाए तो किससे बनी हुई होती है? ग्लूकोज से। इनका जो स्मॉल यूनिट होता है मोनोसेक्राइड कहते हो आप, विच इज ग्लूकोज। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये ग्लूकोज से तैयार हुई होगी। तो आपकी बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। वो क्या काम करेगा? वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ तोड़कर उनके सारे ग्लूकोज को अलहदा कर देगा। क्या हासिल हो गया आपको? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को तोड़ के इसमें से एनर्जी निकाली जाएगी बाय रिस्पायरेशन। ठीक है, तो आपके लिए आपने जब पौधे वौधे खाए, आपके पौधे के अंदर से आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मुंतकिल हो गई। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ने काम क्या करना है? आपके इन कार्बोहाइड्रेट की ऐसी बड़ी बड़ी चेंज होंगी, ऐसी बड़ी बड़ी चेंज होंगी। ये जो गोल अंडे बनाए जा रहे हैं, ये ग्लूकोज है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? इन बॉन्ड्स को, इन ग्लूकोज के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं, उनको तोड़ देगा।
सारे ग्लूकोज अलग हो जाएंगे। अब ग्लूकोज आपके पास आ गया फॉर रिस्पायरेशन। अब ग्लूकोज को एक अलग चीज़ जो है वो अब हम बात करेंगे। अब ग्लूकोज अलग तरीके से तोड़ के इसमें से एनर्जी निकाल ली जाएगी। लिपिड प्रोटीन्स पर आते हैं। प्रोटीन ज़्यादातर आप जो खाना खाते हो इसमें से जो प्रोटीन होता है ना, वो ज़्यादातर पहले स्टोरेज फॉर्म में चला जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसको डायरेक्टली फौरन से ब्रेक नहीं किया जाता। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने आपके खाने में से जो प्रोटीन अलहदा किया है, वो प्रोटीन आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। फिर आपकी बॉडी इससे ज़्यादातर जो काम करेगी वो बिल्डिंग का काम करेगी। आप जानते हैं जी, आपके सेल के अंदर ज़्यादातर चीज़ें प्रोटीन से तैयार हुई हैं। हमने पढ़ा है सेल के स्ट्रक्चर। आपकी सेल के अंदर मेम्ब्रेन बेतहाशा है। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज़ की मेम्ब्रेन, और ये सारी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इनमें प्रोटीन्स होता है। इसके अलावा आप जानते हो जी कि आपकी बॉडी के अंदर बेतहाशा एंजाइम्स मौजूद है, और हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम्स प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, आपका जीन, आपका डीएनए, इन सब में प्रोटीन पाया जा रहा होता है। तो प्रोटीन ऐसी चीज़ है जिससे आपके सेल बहुत हद तक तैयार हुआ। अब आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको सेल की कंपोजिशन बताई थी कि आपके सेल में तकरीबन 70 से 90% पानी होता है। चलें 70% लगाएं, 70% पानी होता है। उसके बाद जो दूसरा सबसे अहम तरीन कंपाउंड होता है वो प्रोटीन होता है, 18%, 18%। ठीक है, तो प्रोटीन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके सेल बने हुए। तो आपकी बॉडी इस प्रोटीन को तोड़ के इसमें से एनर्जी निकालने से पहले इससे अपने सेल्स को बनाती है। ठीक है, तो ये आपके सेल्स को बनावट में चला जाता है, बिल्डिंग होती है इससे। ठीक है, तो आपने जो खाना खाया, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के उसके छोटे छोटे ग्लूकोज बना दिए। ग्लूकोज से आप एनर्जी निकालोगे, सेलुलर रिस्पायरेशन करोगे। आपने जो खाना खाया, आपके खाने में से जो प्रोटीन है डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसको अलहदा किया, और आपकी बॉडी ने फिर उस प्रोटीन को बॉडी बनाने में लगा दिया। सेल्स के स्ट्रक्चर्स बन गए उससे। माइटोकॉन्ड्रिया, एंजाइम्स, मेम्ब्रेन, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। आपने बॉडी से खाने का जो प्रोटीन है वो बॉडी को बनाने में लगा दिया। बहरहाल अगर आपके पास ग्लूकोज नहीं होगा तो फिर बॉडी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर बॉडी आपके अव्वल और आखिर कहीं ना कहीं जाके फिर प्रोटीन को तोड़ती है। तो वो एक अलहदा बात है, वो हम न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन का ये मामला हो गया। और अगर चले अब बात कर लेते हैं, अगर बॉडी को सपोज करो एनर्जी की ज़रूरत है और नहीं है उसके पास, सिर्फ प्रोटीन मौजूद है, नहीं है उसके पास कुछ और चीज़, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लिपिड्स नहीं है, अब वो एनर्जी चाहिए, क्या करेगा? तो प्रोटीन रह गया जी। तो फिर वो क्या करता है जी, प्रोटीन को ब्रेक करेगा। प्रोटीन को जब ब्रेक करेगा ना, ये करता है लीवर। लीवर जो है आपके प्रोटीन को लेगा और उसको तोड़ देगा। किसके अंदर? दो चीज़ों के अंदर, एक अमोनिया, एक अमोनिया और एक ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज आपका फिर कहाँ चला जाएगा? वही रिस्पायरेशन की तरफ चला जाएगा ताकि इसको तोड़ के इसमें से एनर्जी निकाली जाए। और ये अमोनिया जो होता है ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये आपके यूरिन के ज़रिए किडनी जो है इसको बाहर निकाल देती है। ठीक, तो पैसे आपका प्रोटीन जो है वो बॉडी की बिल्डिंग में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगर आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपका लीवर क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़कर अमोनिया अलग करेगा, ग्लूकोज अलग कर देगा, और ग्लूकोज जो है वो आपका रिस्पायरेशन में चला जाएगा, जबकि अमोनिया जो है वो ज़ाया हो जाता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया प्रोटीन का मामला। अब नाउ मूव ऑन टू लिपिड्स। आपके खाने के अंदर जो लिपिड्स होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको तोड़कर फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फैटी एसिड्स आपको बताया हुआ है लिपिड्स के स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, ये मोनोसेक्राइड्स हैं लिपिड्स के, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। ठीक है जी। अब ये भी यही मामला है जी कि आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स जो हैं वो स्टोरेज में चले जाते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी जो है नहीं ज़रूरत पड़ती, आप खाना इतना खा लेते हैं माशाल्लाह कि आपकी जो कार्बोहाइड्रेट है उससे ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। हो गया जी, जितनी एनर्जी चाहिए कार्बोहाइड्रेट से ही निकाल ली फूड ने। तो अब ये जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं ना, प्रोटीन लग जाता है बॉडी को बनाने में, लिपिड हो जाता है आपकी खाल के अंदर स्टोर, चर्बी की सूरत के अंदर आपके ऑर्गन्स के अराउंड जो है स्टोर हो जाएगी। आपके खाल के नीचे इसकी तह बन जाती है, चर्बी की तह बन जाती है और उसमें स्टोरेज पे चली जाती है। तो ये भी ज़्यादातर जो है वो स्टोरेज पे चली जाती है। फिर भी अगर कभी आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आपकी बॉडी को ज़रूरत पड़ रही है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, तो फिर आपकी बॉडी में वही लीवर, लीवर जो है आपके फैटी एसिड्स को लेगा। ठीक है, आपकी जो स्टोरेज फैटी एसिड है, लीवर आपके उस फैटी एसिड्स को लेगा और इसको ब्रेक कर देगा। अच्छा, ये ब्रेक होता है ना, ये छोटे छोटे ग्लूकोज में ही बनता है बस, और कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलता, सिर्फ ग्लूकोज ही में ही कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मूला देख लो, फैटी एसिड में भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज में भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, बस इनकी क्वांटिटी में फ़र्क है। तो लीवर उस क्वांटिटी को अरेंज करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और ये ग्लूकोज वापस रिस्पायरेशन में चले जाएंगे।
यानी रिस्पायरेशन खाली यानी ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी वो खाली ग्लूकोज का हो रहा है। ठीक है, बाकी ये जो प्रोटीन है, लिपिड है, जब भी इनकी एनर्जी की ज़रूरत होगी इन प्रोटीन्स और लिपिड्स को लीवर कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर, और फिर ग्लूकोज अव्वल और आखिर रिस्पायरेशन के नतीजे में टूटता है। तो अगर आप यूं बोले ना इसको, ये जो लाइन लिखी हुई है आपने ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, इसको हम ये भी कह सकते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, क्योंकि चाहे कार्बोहाइड्रेट है वो भी ग्लूकोज की फॉर्म में आएगा, उसको तोड़ा जाएगा और रिलीज होगी एनर्जी। अगर प्रोटीन है तो भी वो ग्लूकोज की फॉर्म में आएगा और उसमें से एनर्जी निकलेगी, लिपिड है तो भी। ठीक है, तो ये तो आपके खाने का मामला हो गया। तो जब आप खाना खाते हो आपके खाने में ये तीनों कंपाउंड्स आ जाते हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके इसमें से एनर्जी निकलवाता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपके खाने में से प्रोटीन को निकाल कर उसको फिर इस्तेमाल करा देता है किस चीज़ में, सेल्स के कंपोनेंट्स को बनाने में। और आपका लिपिड्स, आपके खाने में से डाइजेस्टिव सिस्टम लिपिड्स निकालेगा और उसको स्टोर करा देगा आपकी बॉडी के अंदर। आपकी असल एनर्जी ये दे रहा है। ज़रूरत पड़ी ग्लूकोज ख़त्म तो फिर लिपिड से एनर्जी निकाली जाती है। कैसे? लिपिड आपका फैटी, ये जो लीवर है आपका फैटी एसिड को ब्रेक करके इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपकी बॉडी में आती है बारी प्रोटीन की। लिपिड आपके प्रोटीन को तोड़ के इसमें से ग्लूकोज निकाल के उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो आखिरकार ग्लूकोज ये जो आपके पास एनर्जी दे रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ग्लूकोज कैसे ब्रेक होता है ये तो हमने बात कर ली ना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स की। नाउ मूव ऑन, ग्लूकोज कैसे ब्रेक हो रहा है। ग्लूकोज जिसका फार्मूला होता है C6H12O6, इसके साथ कंबाइन होगी ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन विल ऑक्सीडाइज इट। ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होगी। अभी मैं खाली एरोबिक की बात कर रहा हूँ। एक और टाइप होती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं जरूरत होती, उसको हम कहते हैं एनएरोबिक। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं भाई, हम जनरल रिस्पायरेशन की बात कर रहे हैं जो ज़्यादातर होती है। अब ये जो ग्लूकोज आपके पास बचा ना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के निकाला, प्रोटीन को तोड़ के निकाला, फैटी एसिड को तोड़ के निकाला, इस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगी और कंबाइन होने के नतीजे में आपका ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट जाएगा। टूट के दो कंपाउंड्स बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ठीक है, आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मुकम्मल तौर पर टूट गया। मूव ऑन, आपके पास क्या बचता है? कार्बोहाइड्रेट और वाटर। अब चूंकि आप जानते हो इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे बॉन्ड्स मौजूद हैं, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, काफ़ी बॉन्ड्स मौजूद हैं। अब आपका ये ग्लूकोज शॉर्ट होकर कितना हो गया? कार्बोहाइड्रेट, सारे बॉन्ड ब्रेक हो गए। अब जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं इसको आप कहते हो ऑक्सीडेशन। ये क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। बॉन्ड ब्रेक होते हैं हम कहते हैं इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन। तो ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है, ग्लूकोज के बॉन्ड टूट रहे हैं। और जब बॉन्ड टूटते हैं तो क्या होता है जी? एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी निकल आई। इस ग्लूकोज के बॉन्ड में जो एनर्जी स्टोर हुई थी, आपने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, एनर्जी निकल आई। ये है रिस्पायरेशन, दिस इज रिस्पायरेशन। तो हुआ क्या, ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। चूंकि ग्लूकोज के सारे बॉन्ड टूट गए, ग्लूकोज के तमाम बॉन्ड टूट गए, तो यहाँ एनर्जी रिलीज हो जाएगी और वो एनर्जी आप एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लोगे। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपका बॉन्ड जो है वो मेजर कंपाउंड जो है उसके बॉन्ड्स टूट रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। अगर हम गौर से देखें तो हो क्या रहा है जी, इस ग्लूकोज के अंदर से हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है और हाइड्रोजन जो है फिर इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और कंबाइन होकर वाटर बन रहा है। ठीक है, आपके इस ग्लूकोज में से अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो इस ग्लूकोज में से हाइड्रोजन निकल जाता है, बचा कार्बन और ऑक्सीजन, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हाइड्रोजन जो निकला ये आ गया जी ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होगा तो वाटर बन जाएगा। ये ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि जब भी आप किसी हाइड्रोजन को निकालते हो, हाइड्रोजन निकलता है यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, और अपने साथ वो एनर्जी भी निकाल जाता है, तो वो एनर्जी आपकी एटीपी में आ जाएगी। और ये ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, चूंकि आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऐड कर रहे हो, तो जब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एडिशन को आप कहते हो रिडक्शन। तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है, क्योंकि ये बड़ा मॉलिक्यूल है इसलिए एनर्जी ज़्यादा निकल आ रही है। तो ये होता है जी, एक रिस्पायरेशन की पहली टाइप होगी जिसको हम पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, और ज़्यादातर यही हो रही होती है। तो इसको आप कह रहे हो रिस्पायरेशन क्या, कि जी आपके पास जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, आपका ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट जाएगा, सारे इसके बॉन्ड टूट जाएंगे
और ये आपका सिंपल सा कंपाउंड बन जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस साथ साथ आपको वाटर मिलती है, और इसके बॉन्ड के नतीजे, बॉन्ड ब्रेक होने के नतीजे में जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बेकार है, यूजलेस है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ये आपकी जो है वो ज़ाया हो जाती है रिस्पायरेटरी सिस्टम के ज़रिए, नाक के ज़रिए बाहर निकाल दी जाती है। ये जो वाटर है ये भी बाय प्रोडक्ट है, इस रिएक्शन को आपने वाटर हासिल करने के लिए तो नहीं किया, तो ये भी बाय प्रोडक्ट माना जाएगा, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए निकल जाती है। और इस रिएक्शन को किया गया था एनर्जी रिलीज करने के लिए, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट है। तो ये रिलीज, ये भी पानी के ज़रिए, किडनी के ज़रिए बाहर। ये जो एनर्जी है, आप इस एनर्जी को किस फॉर्म में ले आओगे, एटीपी में। आपके सेल्स जो है वो वही एडीपी और प्लस कर देगा, उसके साथ फॉस्फेट को बॉन्ड क्रिएट करेगा और बन जाएगा एटीपी। अब इस बॉन्ड के अंदर बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी लग गई वो ये आने लगी। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, सेल इसको किस फॉर्म में ले आएगा, एटीपी के अंदर। अब ये एटीपी आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं, इनमें एनर्जी स्टोर हुई भी होती है। जब भी सेल को एनर्जी चाहिए होगी, एटीपी लेगा, उसको तोड़ के उसमें से एनर्जी निकाल लेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात तो क्लियर हो गई होगी। तो जब आप एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे, क्या क्या तैयार होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आर बाय प्रोडक्ट्स, दे विल बी एक्सक्रीट आउट, बट द एनर्जी रिलीज विच इज, जो एनर्जी आपके पास आ रही है वो प्रोडक्ट था इस रिएक्शन का। सेल उसको एनर्जी को इस रिएक्शन की मदद से, इस रिएक्शन की मदद से एटीपी में स्टोर कर लेगा। जब भी सेल को सेल डिवीजन या किसी भी प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होगी, एटीपी बुलाएगा, इसको तोड़ के एनर्जी निकाल लेगा। तोड़ेगा तो वापस ये एडीपी और फॉस्फेट मिल जाएंगे, एनर्जी रिलीज हो जाती है। अगर हम कैलकुलेटेड बात करें, कैलकुलेटेड बात करें तो आपके पास ये जो एक, अगर आप 1 मोल लेना ग्लूकोज का और आप 1 मोल ले लें ऑक्सीजन का, ठीक है जी, तो जब आपके पास इसको आप ब्रेक करोगे ना, एक मोल ग्लूकोज को 1 मोल ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक करोगे, तो आपके पास जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी 2827 किलो जूल्स पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज होगी 1 मोल ग्लूकोज का ब्रेक करने पर, 2827। और अगर हम इसको एटीपी की फॉर्म में लाएं तो तकरीबन 36 एटीपी बनती है। ठीक है, ये जो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है 2827, फिर जाहिर बात है मैंने आपको बताया इस एनर्जी को आपका सेल एटीपी में लाएगा तो कितनी एटीपीज बन जाएंगी, 36 एटीपीज बन जाएंगी। जब भी चाहिए होगा 2-4 एटीपीज यूज होती रहेंगी, अलाना फलाना दिमाग। ठीक है, इस प्रोसेस को, दैट रिएक्शन विच इज समथिंग, अगर आप देखो तो ये ग्लास से फोटोसिंथेसिस का इन्वर्स हो गया। फोटोसिंथेसिस में यहाँ से यूं चल रहे थे आप, देखो ना, फोटोसिंथेसिस में आपने क्या लिया, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, वाटर लिया था, ये एनर्जी कौन सी थी, लाइट। इन तीनों को मिलाया था, क्या तैयार हुआ था, यही 2 चीज़ें तैयार हुई थी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन बाहर। तो ये एक लिहाज से रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया। फोटोसिंथेसिस में आप कंपाउंड बना रहे हो, इसमें आप कंपाउंड तोड़ रहे हो। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी लगती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट जो है यहाँ पे वो रिएक्टेंट है, यहाँ, और यहाँ के जो रिएक्टेंट है वो वहाँ के प्रोडक्ट है। तो एक लिहाज से ये रिवर्स प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। तो ये जो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि ये जो आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल तोड़ रहे हो, ये वाला रिएक्शन, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की मदद से तोड़ रहे हो, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको आप कह रहे हो सेलुलर रिस्पायरेशन। ये चीज़ सेलुलर रिस्पायरेशन। अब वो जो हम रिस्पायरेशन कह रहे होते हैं ना, जिसको हम सांस लेने का अमल वगैरह कह रहे हैं, वो रिस्पायरेशन नहीं होता है। वो एक्चुअल में रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है उसमें 2 काम हो रहे होते हैं। देखें, अब यहाँ ज़रा समझिएगा बात। ये जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इसमें 2 काम हो रहे हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम में 2 काम होते हैं। ये जो आपका नाक से स्टार्ट होता है, फिर आपका ये जो फेरेंक्स आता है, फिर लैरिंक्स आता है, फिर आपके लंग्स वगैरह जिस सिस्टम में आए हुए हैं ना, इस सिस्टम को आप कह रहे हो तो रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम 2 काम क्या कर रहा है जी, पहला काम करता है जिसको आप कहते हो ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। ब्रीथिंग भी कहते हैं आप इसको, और वेंटिलेशन भी कहते हैं। ब्रीथिंग और वेंटिलेशन में क्या होता है कि आपके, ये आपके लंग्स है जी, सपोज करें ये लंग्स है। ब्रीथिंग और वेंटिलेशन में आप क्या करते हो, लंग्स के अंदर आप एयर ले आते हो, और एयर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि वो बाहर से आ रही है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपने ब्रीथिंग में क्या होता है जी, ब्रीथिंग में आप अपने लंग्स के अंदर एयर भर देते हो, और लंग्स में जो है वो ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, और ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, ब्लड।
और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है उस वक्त। तो आपके लंग्स के अंदर आपने जब सांस अंदर ली तो आपने हवा अंदर लिया, आपके लंग्स के अंदर हवा भर गई और उस हवा के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। उसके अलावा आपके लंग्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है, उसमें ब्लड होता है और उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। अब आप जानते हो डिफिजन ज़्यादा से कम की तरफ चीज़ें मूव होती हैं। तो यहाँ पर चूंकि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपकी एयर की तरफ जाएगी और एयर के अंदर चूंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन जो है वो आपकी ब्लड में आ जाएगी। क्या होगा थोड़ी देर बाद, ये आपके लंग्स हैं, अब जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और ब्लड में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अब आप इस एयर को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है इसको वापस नाक के जरिए बाहर निकाल दोगे और ये जो ब्लड है ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए पूरी बॉडी में मुंतकिल हो जाएगा। तो ये जो स्टेज है ना रिस्पायरेटरी सिस्टम की, जिसके अंदर आपकी एयर लंग्स के अंदर आई, एयर और ब्लड के दरमियान गैसेस का एक्सचेंज हुआ, एयर ने ऑक्सीजन दे दी ब्लड को और ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड दे दी एयर को, और फिर आपकी ये एयर वापस नाक के जरिए बाहर चली गई। ये आपके पास कहलाता है ब्रीथिंग। अक्सर हम इसको रिस्पायरेशन कह रहे होते हैं, ये रिस्पायरेशन नहीं है, ये ब्रीथिंग है। अब ब्रीथिंग के बाद दूसरा जो काम हो रहा होता है वो यही है जी, सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसकी हमने अभी बात की, सेलुलर रिस्पायरेशन। अब सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होगा कि वो जो आपकी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गई थी ना, आपका ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है, अब ये ब्लड जो है आपकी बॉडी के ऑल सेल्स, तमाम सेल्स तक जाएगा, तमाम सेल्स को जाके वहाँ क्या दे देगा, अपने अंदर से ऑक्सीजन दे देगा सेल्स को। अब सेल्स के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी, ठीक है। तो ये ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, अब ये आपके पास ट्रैवल करती हुई ये सेल तक गई और ऑक्सीजन जो है आपके सेल के अंदर आ गई, सेल के अंदर आ गई ऑक्सीजन। अब सेल के अंदर पहले से मौजूद होता है ग्लूकोज, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या मौजूद है, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस खून ने क्या लाके दे दिया, ब्लड ने ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ये दोनों रिएक्ट करेंगी, टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगी, वाटर तैयार होगा, साथ साथ एनर्जीज निकलेगी एटीपी की फॉर्म में। तो ये जो सेल के अंदर ये वाला जो रिएक्शन हुआ है जो हमने अभी ऊपर बात भी की, ये कहला रहा है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर क्यों कह रहे हो, क्योंकि सेल में हो रहा है, इसका कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है आपकी बॉडी के अंदर कि जो खाना तोड़कर इसमें से जो ऑक्सीजन की मदद से खाना तोड़ के एनर्जी निकाली जा रही है, ये कोई खास ऑर्गन में नहीं हो रहा, ये आपके जिस्म के तमाम सेल्स में हो रहा है। इसलिए हमने इसके लिए क्या कहा है वर्ड, सेलुलर रिस्पायरेशन का वर्ड यूज किया, क्योंकि इट टेक प्लेस इन साइड सेल, सेल के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, जिसको अक्सर हम जैसे रिस्पायरेशन का वर्ड सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है जी रिस्पायरेशन का मतलब है ऑक्सीजन लेना ऑक्सीजन देना, गलत है, ये रिस्पायरेशन नहीं होता। रिस्पायरेशन का तो एक्चुअल नाम है सेलुलर रिस्पायरेशन, जो कि सेल में हो रहा होता है और इस सेलुलर रिस्पायरेशन में आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट कर एनर्जी देता है। जबकि वो जिसको हम रिस्पायरेशन कह रहे हैं वो तो दो प्रोसेस का मिक्सचर है, वेंटिलेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। तो जब आप सांस लेते हो ऑक्सीजन आ जाती है, ऑक्सीजन आपके खून में आ जाती है, फिर वो ऑक्सीजन आपका ब्लड जो है हर सेल को दे देगा, आपके हर सेल को ऑक्सीजन मिल गई, हर सेल के पास पहले से ग्लूकोज आया हुआ होता है। अब वो ये वाला रिएक्शन करेगा सेलुलर रिस्पायरेशन, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़कर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकालेगा, साथ साथ एटीपी तैयार हो जाएगी। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है जी। अब रिस्पायरेशन की टाइप्स पर आए तो हमारे पास दो तरह का सेलुलर रिस्पायरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। टाइप्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर का वर्ड में मैंने बता चुका हूँ, सेलुलर का मतलब है सेल के अंदर हो रहा है। दो किस्म का रिस्पायरेशन पाया जाता है जी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एक कहलाता है एरोबिक रिस्पायरेशन और एक कहलाता है एनएरोबिक, ठीक है जी, एनएरोबिक। जो ऑर्गेनिज्म ये वाला रिस्पायरेशन करते हैं उनको हम कहते हैं एरोब्स, जो ऑर्गेनिज्म ये वाला रिस्पायरेशन करते हैं उनको हम कहते हैं एनएरोब्स। ये क्या होता है एरोबिक, ये तो हम जो इतनी देर से बात कर रहे हैं ना ये वो है, ये वो रिस्पायरेशन होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की मदद से होता है, ठीक है। यानी कि वही कार्बन ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, देख लें ऑक्सीजन मौजूद है और आपके पास क्या तैयार होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी एटीपी। तो अगर ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज टूट रहा है उसको आप कह रहे हो तो एरोबिक रिस्पायरेशन। जबकि एनएरोबिक क्या होता है जी, आपका जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है
वो बगैर ऑक्सीजन के एंजाइम्स वगैरह की मदद से टूट जाएगा। C6H12O6 ये बगैर ऑक्सीजन के टूट जाएगा। ठीक है, कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, बगैर ऑक्सीजन की मदद से टूटता है। और आपके पास दो मामले होंगे यहाँ पे, अगर आपका ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज को बगैर ऑक्सीजन के तोड़ता है तो पॉसिबिलिटी है, पहला इथाइल अल्कोहल तैयार होगा C2H5OH, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, या तो ये मामला होगा, या दूसरा मामला क्या होगा कि आपका जो ग्लूकोज है C6H12O6 वो ब्रेक होगा और इथाइल अल्कोहल नहीं बल्कि लैक्टिक एसिड तैयार होगा C3H6O6, इसको हम कहते हैं O3 सॉरी, इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, ये तैयार होगा, साथ साथ थोड़ी सी एनर्जी निकल आएगी। तो ये वाला जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज टूटता है, इस रिस्पायरेशन को आप कहते हो एरोबिक रिस्पायरेशन। और अगर आप देखते हैं कि जी ग्लूकोज के बगैर आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया, इसको आप कहते हो एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक में फिर दो किस्म है, एक या तो अल्कोहल तैयार हो रहा होता है या फिर लैक्टिक एसिड तैयार हो रहा होता है। अब हम इसको मजीद, ये जो टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन है इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे मजीद। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।